Hi students, I myself Kunal sir, as you know, चैप्टर 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी बेटा अपलोड हो चुका था। मेजॉरिटी बच्चों ने पार्ट 1 गो थ्रू किया एंड दे हैव रियली एंजॉयड। कई सारे बच्चों ने मैसेज भी किए थे, सर पार्ट 2 प्लीज़ रिलीज कर दीजिए ताकि पूरा चैप्टर 1 शॉट में ख़त्म हो जाए। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ रॉलेट एक्ट। नाउ सी, ये रॉलेट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर भी इसके आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो आई इंसिस्ट कि रॉलेट एक्ट पूरी तरह से अच्छे से करके जाना। एक्चुअली ये रॉलेट एक्ट आ गया बेटा, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ सिंपल टॉपिक। से एक्चुअली रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ था? इट इन 1990। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिश पास्ड दिस लॉ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये रॉलेट एक्ट पास किया था इंडिया के अंदर। ये वो एक्ट था जिसके अंदर अगर ब्रिटिशर्स को सिर्फ डाउट भी गया ना कि इसने शायद कुछ किया है, तो विदाउट अरेस्ट वारंट, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, वो डायरेक्टली किसी को भी जेल के अंदर डाल देते थे। अब इसके सबसे बड़े लूपहोल्स, ड्रॉबैक ये थे कि यहाँ पे आप कोई लॉयर हायर नहीं कर सकते थे, ना ही ये मुकदमा कोर्ट में जा सकता था। मतलब इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स जो चाहे वो इंडियंस के साथ कर सकते हैं, वंस उसको आप जेल में लेके चले गए। तो ये सबसे बुरी बात थी इस रॉलेट एक्ट की। तो सी, एनीवन कुड बी अरेस्टेड, मतलब सिर्फ डाउट गया आपने क्राइम किया नहीं किया वो तो बात की बात है, डाउट गया चलो इसको पिकअप करो, उठाओ, वैन में डालो, ले जाओ। अच्छा, नो प्रॉपर ट्रायल, मतलब कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई एडवोकेट नहीं चलेगा, कोई लॉयर नहीं, कोई जज नहीं, कुछ भी नहीं। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि भाई आप अरेस्ट करने आए हो तो कौन से बेसिस पे अरेस्ट कर रहे हो, मैंने क्राइम क्या किया वो तो मुझे बताओ। नहीं, नो क्वेश्चन, आप कुछ भी नहीं पूछोगे। अच्छा, और इसीलिए गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को क्या नाम दे दिया? ब्लैक एक्ट। तो बच्चों, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या? ब्लैक एक्ट। अगर स्कूल में या कहीं पर भी आपको क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक एक्ट, तो इसका मतलब यही है कि आपको रॉलेट एक्ट ही पूरा एक्सप्लेन करके आना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप ये रिवीजन नोट्स रेफर कर रहे हो, जब ये रिवीजन नोट्स के आप वीडियो देख रहे हो, तो आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि बाजू में अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन रखना। बेटा ये रिवीजन है, समझो। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एंटायर चैप्टर, दिस इज अ रिवीजन जो फटाफट आपके चैप्टर को मेमोराइज करने में हेल्पफुल होने जा रहा है। अच्छा, नाउ कम्स द जलियांवाला बाग मैसेकर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आता है। अच्छा, कौन सी डेट को हुआ था? 13 अप्रैल। इन विच ईयर? अगेन 1990। नाउ सी, एक्चुअली पहले रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ध्यान रखना। कौन सी जगह पर हुआ था? तो पंजाब के अंदर ये हुआ था, जलियांवाला बाग। कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जो इसके अंदर बहुत ही क्रूअल तरीके से इंडियंस को मारने के लिए अग्रेसिव था? तो सी, उस ऑफिसर का नाम था जनरल डायर। उसका पूरा नाम था औरंगजेब जनरल डायर। थाउजेंड्स गैदर्ड पीसफुली ऑन बैसाखी। एक्चुअली ये बैसाखी का फेस्टिवल था, छुट्टी का माहौल था। अब ये जलियांवाला बाग एग्जैक्टली क्या था, एकदम शॉर्ट में ब्रीफ आउट कर दो बेटा आपको, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। छोटे बड़े बूढ़े हर कोई उम्र के लोग जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे, और ये लोग बाग के अंदर सिर्फ डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि हम जो रॉलेट एक्ट आया है उससे हम खुद को कैसे बचाएं, बस, और कुछ भी नहीं था। किसी के पास ना कोई हथियार थे, ना कोई वेपन्स था, नथिंग। ऑल ऑफ सडनली जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेके वहां पर आ गया। और जैसे कि आपको पता होगा शायद, जलियांवाला बाग है ना, चारों साइड से ऊंची ऊंची दीवारों से कवर है, और अंदर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही गेट है। इस औरंगजेब जनरल डायर ने उसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वहां पे अपनी पूरी फौज खड़ी कर दी। बिफोर फायरिंग उसने यहां तक किसी को वार्निंग तक नहीं दी। एटलीस्ट आप बच्चे हो, अगर आपका पीछे वाला आपको परेशान करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल पीछे से एक टपली मार दी, तो आप उसको एक बार वार्निंग तो दोगे ना, अब मत मारना वरना तेरी खैर है। उसने दूसरी बार टपली मार दी, अभी भी आप उसको वार्न करोगे, हाँ तीसरी बार मारा तो किस्सा खत्म। आई नो यू, यस यस, यू ऑल आर भगत सिंह, आई नो दिस थिंग। चलो इट्स ओके, कम बैक टू अवर टॉपिक। तो यहाँ पे थाउजेंड्स लोग इकट्ठा हुए थे। वो दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। जनरल डायर ऑर्डर फायरिंग विदाउट वार्निंग। इस जनरल डायर ने विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सीधा फायरिंग का ऑर्डर पास कर दिया।
जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ किल्ड हुए और कई सारे इंजर्ड हुए। दिस शॉक द होल नेशन, और ये वही इवेंट था जिसकी वजह से पूरा नेशन शॉक में चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे इस इवेंट को देखने के बाद चौंक गए थे, और जो भी टाइटल्स डिग्रीज उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज से मिले थे, ब्रिटिशर्स से मिले थे, उन्होंने ये सारी चीजें उनको रिटर्न अप कर दी। ये क्लियर कट बहिष्कार था कि हमें आपकी डिग्रीज नहीं चाहिए। तो देखो लिखा है, hundreds of killed and many injured, Rabindranath Tagore returned his knighthood and Gandhi ji gave up the Kesare Hind title. टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फिल्म स्ट्रगल था, मतलब सारे बड़े लीडर्स अब यूनाइट हो चुके थे और सब मिलकर ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे। नाउ कम्स द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब हुआ? 1920। किसने स्टार्ट किया बेटा? महात्मा गांधी जी ने। आज क्वेश्चन तो आंसर आपको फटाफट याद आ जाएंगे, क्वेश्चंस करो। क्या मकसद था? तो सी आइडिया, इफ ब्रिटिश रूल इंडिया, इंडियन शुड स्टार्ट सपोर्टिंग। एक सिंपल लॉजिक था, हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं देना है, मतलब उनके जितने भी प्रोडक्ट है ना, हमें उन सबको बॉयकॉट कर देना है, हमें उनके प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करने, ताकि वो अपने आप इंडिया छोड़ के जाए। नाउ इसमें मेजर एक्शन क्या लिया गया था? कौन कौन से मुद्दे थे जो इस्तेमाल में लिए जा रहे थे? तो नंबर वन, गांधी जी ने क्या कहा? बाइकआउट ऑफ, मतलब सारे इंडियन स्टूडेंट्स को समझाया गया था कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं जाओगे। कौन से स्कूल्स और कॉलेजेस? विच आर रन एंड मैनेज बाय द ब्रिटिशर्स। सेकेंड, लॉ कोड। अब देखो पुराने जमाने में जितने भी कोड थे वो सारे कोड अंग्रेजों के अंदर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं इंडियन जज, इंडियन जो लॉयर्स थे, उन्होंने वहां पे जाना भी बॉयकॉट किया था। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड फॉरेन गुड्स, मतलब ब्रिटिशर्स जब कभी भी कोई मीटिंग्स बुलाएंगे तो हम इंडियन वो मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएंगे। और उसके साथ साथ फॉरेन गुड्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी प्रोडक्ट है हम वो परचेज नहीं करेंगे। नाउ कम्स प्रमोशन, तो उसके बदले में हम किस चीज को प्रमोट करेंगे, किस चीज को हम इस्तेमाल में लेंगे ताकि हमारे देश को फायदा हो और ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं लॉस जाए। तो देखो लिखा है, स्वदेशी गुड्स, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। गांधी जी ने हर घर पे चरखा दिया था, स्पिनिंग व्हील, ताकि लोग खादी स्पन कर सके और खादी के कपड़े पहने, मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट। देन नेशनल एजुकेशन, इंडियन बच्चा है ना यार, उसको इंडियन एजुकेशन दो ना, फॉरेन का एजुकेशन क्यों पढ़ा रहे हो, उसका क्या फायदा है, राइट? तो बच्चे को इंडियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दैट इज द मेन मोटो। देन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। सोचो ये मूवमेंट कितना सक्सेसफुल जा रहा था। गांधी जी के कहने पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए। अच्छा, ये टॉपिक सुन के तो आपको भी दिमाग में एक बार आया होगा, सर आप हमें बोल दो हम भी छोड़ देंगे। नहीं बेटा, आप ऑलरेडी नेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हो, तो आपको कोई बोलने वाला है नहीं, आपको अपने ही स्कूल में पढ़ाई करनी है, याद रखना ये बात। ओके, नाउ शोन पावर ऑफ पीसफुल मास मूवमेंट। अब ये क्विक कंपैरिजन है, कब क्या हुआ था, चार्ट है, तो समझो चंपारण मेजर इश्यू किसका था? फार्मर का था। क्या हम उसमें सक्सेसफुल गए थे? आंसर इज यस। देन कम्स खेड़ा। ये एक्चुअली किस चीज के लिए किया गया था? तो शॉर्ट में ब्रीफ अप कर दूं, बारिश नहीं हुई थी, पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय गया था और फार्मर ने टैक्स पे करने से मना किया था। तो यहाँ पे लिखा है क्रॉप फेलियर, टैक्स का मुद्दा था, अल्टीमेटली टैक्स रिलीफ मिल गई। कैसे मिली? तो जो रिच फार्मर थे दे वर सपोज टू पे टैक्स, और बदले में जो पुअर फार्मर थे उनको माफ किया गया। रॉलेट एक्ट किस चीज के लिए था? तो नो फ्रीडम, क्योंकि ये वो एक्ट था जिसके अंदर हमारे सारे फ्रीडम हमसे ले लिए गए थे। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट, यहाँ पे पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा हुआ। जलियांवाला बाग अभी अभी हमने पढ़ा, इट वाज अ मास किलिंग बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। ओके, और इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक में, सदमे में चला गया था। नॉन कोऑपरेशन, ये क्लियर कट बॉयकॉट मूवमेंट था, ब्रिटिशर्स की सारी चीजें हम बॉयकॉट करने जा रहे थे, और ये मास अवेकिंग था जिसकी वजह से पूरा देश जागरूक हो रहा था। अच्छा, नाउ कम्स द फ्रीडम मूवमेंट। लेटर फेज में क्या क्या हुआ वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो लगातार 1920 टू 1922 तक कंटिन्यूसली चला। किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी जी ने। क्या क्या हुआ था इस मूवमेंट में? तो समझो कुछ लॉयर थे, लॉयर मतलब वकील बेटा, जैसे कि मोतीलाल नेहरू। अब ये मोतीलाल नेहरू मतलब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। देन चित्तरंजन दास एंड वल्लभ भाई लेफ्ट देयर प्रैक्टिस टू सर्व द नेशन। सोचो ये वकील थे, ये एडवोकेट थे, उन्होंने देश की भलाई के लिए
अपनी डिग्री, अपना ऑक्यूपेशन, सब कुछ त्याग दिया। कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने। अच्छा, लेफ्ट देयर प्रैक्टिस टू सर्व द नेशन। अब लोगों ने क्या किया, तो फॉरेन क्लोथ वेर बर्न। आपको पता है कि फॉरेन के जितने भी कपड़े वगैरह होते थे ना, उन सबको इकट्ठा किया जाता था और उनका होली का दहन किया जाता था। इन शॉर्ट कपड़े जलाए जाते थे रोड्स पे। स्वदेशी गुड्स प्रमोटेड। सबको एक ही मैसेज दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही परचेज करेंगे। दैट मीन्स मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। देन खादी एंड स्पिनिंग व्हील यूज, मतलब घर घर पे एक चरखा, स्पिनिंग व्हील। ओके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक दूसरी साइड हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, उनकी यूनिटी स्ट्रेंथन की जा रही थी। नेशनल स्कूल्स वेर ओपन, लाइक कई सारी जगह पे नेशनल स्कूल स्टार्ट कर दिए गए ताकि इंडियन बच्चे को इंडियन एजुकेशन प्रमोट किया जाए, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ है, जामिया मिलिया एंड बनारस विद्यापीठ। स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स इन अ लार्ज नंबर। अब इसका फायदा ये हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे वो स्कूल्स बेटा, तो कई सारे बच्चों ने वो सारे स्कूल्स छोड़ दिए और सब कौन से स्कूल्स पे शिफ्ट हो गए, इनटू द नेशनल एजुकेशन स्कूल, जहाँ पे बच्चों को इंडियन एजुकेशन प्रमोट किया जा रहा था। नाउ चोरी चौरा इंसिडेंट 1922, ये कौन सी जगह पे हुआ था चोरी चौरा, किस चीज को लेकर हुआ था, प्रोटेस्ट और वायलेंट। इसमें क्या हुआ था, 22 पुलिसमैन डेड। अब ये जो इवेंट है ना, उसको डायरेक्टली ब्रीफ अप कर दूं तो आपको पूरा सीन समझ में आ जाएगा। ठीक, चौरी चौरा में हुआ ऐसा था कि कई सारे फार्मर्स थे, वो शांति से रैली कर रहे थे, सत्याग्रह जैसा मूवमेंट था, वो शांति से जा रहे थे। ऑल ऑफ सडनली पीछे से पुलिस की एक फोर्स आ गई और उनके ऊपर अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट हो गया। तो फार्मर अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से इधर उधर भागे। अब सीन ऐसा था कि फार्मर आगे आगे भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए और पुलिस उनको मारने के लिए पीछे भाग रही थी। फायरिंग चली करीबन काफी लंबे अरसे तक ये चला, लेकिन जब पुलिस वालों की सारी गोलियां खत्म हो गई, समझना अब टर्निंग पॉइंट है, और फार्मर को पता चला, अब सीन उल्टा हो गया। अब फार्मर पुलिस के पीछे और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए आगे भागी। समझ रहे हो, मतलब फार्मर का गुस्सा इतना था, वो इतने नाराज थे कि यार ठान लिया था कि या तो ये नहीं या तो हम नहीं, मतलब लड़ाई आर पार की खोल रही थी। अब फार्मर्स पुलिस को मारने के लिए दौड़े और पुलिस अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। सोचो, जब उनको कहीं भी जगह नहीं मिली तो अपने ही पुलिस स्टेशन में गए और अपने ही पुलिस लॉकर में गए और वहां पे खुद को लॉक कर दिया। जब फार्मर्स वहां पे पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही हार्ड हैंड इस्तेमाल किया, पर ताला टूटा नहीं, लेकिन गुस्सा साथ में आसमान पे था बेटा। फाइनली इन सारे फार्मर्स ने मिलकर पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन वर बर्न लाइव, जिंदा जला देंगे, जो यहाँ पे साफ लिखा गया है। ये शॉर्ट है बिकॉज दिस इज अ समरी फॉर्मेट, मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी। अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस इवेंट से दिक्कत ये हुई कि गांधी जी वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी काफी दुखी हो गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस मूवमेंट को तुरंत ही स्टॉप करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। फॉर गांधी जी मीन्स वर एज इंपॉर्टेंट एज द गोल। व्हाई? बिकॉज गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव इन नॉन वायलेंस। नाउ कम स्वराज्य पार्टी। अब ये स्वराज्य पार्टी कब फॉर्म हुई थी बेटा? इन 1923। अच्छा, कुछ लीडर्स थे जो ऑफिशियली मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ने वाले थे। ये पूरी कानूनन लड़ाई थी, समझ लो। तो सी, some leaders wanted to enter councils and oppose British from inside. इसमें दो मेजर लीडर थे। नंबर 1 was मोतीलाल नेहरू एंड नंबर 2 was चितरंजन दास। अगेन मकसद क्या था? तो मकसद एक ही था कि हम ऑफिशियली कानूनी तौर पर ब्रिटिशर्स को फाइट बैक देंगे। मतलब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस में हमारी पार्टी फॉर्म होगी, हमारे लीडर्स खड़े होंगे, वोटिंग होगी, हम जीतेंगे और उसके बाद असेंबली के अंदर जितने भी पुराने कायदे कानून जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, जो एक्चुअली उनके फेवर में थे, अब धीरे 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 करके हम उन सब का बहिष्कार करेंगे, अपोज करेंगे और वो सारे कायदे कानून रिवर्ट करवाएंगे। किस तरीके से कि फायदा किसको मिले? इंडिया को। बिल्कुल सही समझा। तो सी, वर्क इनसाइड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर द रिफॉर्म, यही मकसद था। अब पैराग्राफ पढ़ना अच्छे से। अगेन ये समरी फॉर्मेट है तो इसमें सिर्फ की वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, नाउ कम्स द साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था वो भी समझ लो। तो सी, एक्चुअली साइमन कमीशन कौन से साल में हुआ? 1928। ब्रिटिश सेंट साइमन कमीशन टू इंडिया। ये ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने 7 मेंबर्स को इंडिया में भेजा था और उसका एक लीडर था, लीडर का नाम था सर जॉन साइमन।
तो सी प्रॉब्लम क्या था, तो इस कमीशन के एक्चुअली कमीशन आया क्यों था पहले वो समझा दो बेटा। ये कमीशन आया था हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमारे देश का संविधान बनाने के लिए मेंबर्स आए थे। अब कॉमन सेंस समझो, देश हमारा, लोग हमारे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो फिर ब्रिटिशर्स ही क्यों ये सारी चीजें बनाएंगे। तो इंडियन लीडर्स ने ऐसा कहा कि यार एक दो इंडियंस को शामिल कर दो, हमारे प्रॉब्लम से आपको कैसे पता चलेगा, अगर हम होंगे तो हम प्रॉब्लम शेयर करेंगे, फिर अब उस प्रॉब्लम के बेसिस के ऊपर कायदे कानून बनाओ। लेकिन सर जॉन साइमन ने मना कर दिया, नहीं हम किसी भी इंडियन को शामिल नहीं करेंगे। एंड दैट इज द रीजन सारे इंडियंस इकट्ठा हो गए और सबने मिलकर इस साइमन कमीशन को अपोज किया। बात समझ में आई? नो इंडियन मेंबर इंक्लूडेड, इंडियन प्रोटेस्टेड विद स्लोगन, सबने स्लोगन दिया। क्या स्लोगन दिया? साइमन गो बैक, मतलब इंडिया छोड़ के चले जाओ। अब इसके अंदर जब ये प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने अचानक से लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। और ये लाठी चार्ज कौन से जुलूस पे हुआ? तो जिसके लीडर थे लाला लजपत राय, और इस लाठी चार्ज के अंदर लाला लजपत राय की बेटा डेथ हो गई। अब क्या हुआ वो समझना। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन लाहौर पुलिस लाठीचार्ज प्रोटेस्टर, और इसकी वजह से लाला लजपत राय को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इनफैक्ट उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको बचा नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ की वजह से पूरा नेशन दुख में चला गया, शॉक में चला गया। नाउ रिवॉल्यूशनरी टू एक्शन। अब समझो, हमने पहले भी पढ़ा था, दो टाइप के लीडर थे, एक मॉडरेट थे और दूसरे कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट। क्या लगता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो शांति से बैठेंगे? क्या आपको लगता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर मोमबत्ती कैंडल लेके निकलेंगे? नहीं, दे बिलीव इन अ टिट फॉर टैट, मतलब जैसे के साथ तैसा। अब ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में तीन ऐसे लीडर थे जिनके नेम यहाँ दिए थे, भगत सिंह, सुखदेव एंड शिवरमन राजगुरु, जिनको हम राजगुरु के नाम से जानते हैं। किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स इन रिवेंज। इन तीनों ने मिलकर प्लान किया कि हम ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों जिंदा नहीं छोड़ोगे? क्योंकि ये वही ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने लाला लजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था, मतलब इन्होंने रिवेंज लिया। नाउ दिस शोज द राइजिंग एंगर अमंग द यूथ। इससे साफ समझ में आता है कि इंडिया का जो युद्ध था ना, वो कितना एंग्री था, कितना नाराज था ब्रिटिशर्स की हरकतों की वजह से। नाउ कम्स द नेहरू रिपोर्ट। ब्रिटिश चैलेंज इंडियन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें चैलेंज किया कि अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान है तो चलो हम आपको चैलेंज करते हैं, आप अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो दिखाओ। अब आप बच्चे सोचोगे सर हमें अगर कोई ऐसा चैलेंज करे ना तो मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। तो बेटा आपका चैलेंज ये है कि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है और लास्ट ईयर जितने भी परसेंटेज आए थे ना उससे कम 4, 5, 6, 10% इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दैट इज द चैलेंज टू यू एज अ चाइल्ड। अब समझो क्या लिखा है। British challenge Indian to frame their own constitution. A committee headed by Motilal Nehru. ये challenge accept किया। Who accepted this challenge? तो आंसर इज मोतीलाल नेहरू। उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और वो रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया था? नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हमने डिमांड की? नंबर 1, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या? ड्यूअल पावर। स्टेट लेवल पे हम राज करेंगे, भले आप सेंट्रल पे काम करते हो, कम से कम स्टेट में तो हमारी हुकूमत चलनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेकंड, सबको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। अब बच्चों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। देन फेडरल सिस्टम, मतलब फेडरल सिस्टम इंप्लीमेंट करो यार, जिसके जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इन सारी चीजों के हमने डिमांड्स रखे, बट अगेन ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने अपनी फितरत दिखा दी। क्या? बट रिजेक्टेड एवरीथिंग। उन्होंने एक के बाद एक सारी चीजें रिजेक्ट कर डाली। नाउ इन सारी चीजों को एक इजी ट्रिक में समअप किया गया है। अब तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, इट इज CSSN. What? CSSN. Now C for what? चौरी चौरा, S for स्वराज्य पार्टी, again S for साइमन कमीशन and N for नेहरू रिपोर्ट। अब ये क्विक समरी टेबल है बेटा। कई सारे बच्चों को हमेशा ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर डेट्स याद नहीं रहते, कैसे याद करें?
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टडी टेबल पे कहीं पे भी चिपका सकते हो। तो हर रोज जैसे आप वहाँ पे जाओगे आपका दिमाग, आपकी आइज वहाँ पे आएगी, और आपको पता है कि जो पिक्चर कॉपी है, जो फोटो कॉपी है ना, वो हमारा मेमोरी ब्रेन तुरंत उसको पिकअप कर देता है। तो सी, चौरी चौरा कौन से साल में हुआ? 1922। अल्टीमेटली ये मूवमेंट को स्टॉप किया गया था। स्वराज्य पार्टी कब फॉर्म हुई? 1923। किस चीज के लिए बनाई गई थी? तो ऑफिशियली हम काउंसिल के अंदर एंट्री करना चाहते थे। साइमन कमीशन कब हुआ? 1928 को। क्या हुआ था? बॉयकॉट करने के लिए, राइट। देन आफ्टर नेहरू रिपोर्ट, ये कब फॉर्म हुआ? 1928। और किस चीज के लिए हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट के लिए। नाउ कम फ्रॉम बारडोली टू डांडी, इंडिया मार्च टुवर्ड्स द फ्रीडम। अब बच्चों को पता है गांधी जी ने एक यात्रा की थी, डांडी यात्रा, सारे बच्चों को शायद पता होगा। विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम विच इज इन प्रेजेंटली एट अहमदाबाद, और वहां से ये कहाँ पे गए थे? सूरत, सूरत से आगे नवसारी। तो देखो लिखा है बारडोली सत्याग्रह। बिफोर डेट, सबसे पहले तो नाम में ही जगह का नाम छिपा है। ये जगह का नाम ही क्या है? बारडोली। अब सूरत साइड जाओगे, सूरत 11 बारडोली उसी साइड आएगा। किस साल में हुआ था? 1928। क्या हुआ था? तो ब्रिटिश इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। अचानक से इन ब्रिटिशर्स ने जमीन के ऊपर जो टैक्स था ना, वो ऑल ऑफ सडनली बढ़ा दिया रातों रात। फार्मर ने कहा हम इतना बड़ा टैक्स पे नहीं कर सकते, और इसीलिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मूवमेंट का नाम क्या रखा गया था? नो टैक्स मूवमेंट। मतलब हम इतना टैक्स पे नहीं कर सकते। जिस तरह से आप बच्चे हो, अब बच्चे का दिमाग इतना है, आपको कहा गया था बेटे 3-4 आंसर याद कर लो, बच्चे ने बोला ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडनली आपको बोला नहीं 10 आंसर याद करके दो। बच्चा नहीं, इतना तो नहीं होगा, राइट। तो कुछ ऐसा फार्मर के साथ भी हुआ था। लीडर कौन थे? तो वल्लभ भाई ऑफ कोर्स। उन्होंने फार्मर को शांति से समझाया कि हम डेफिनेटली फाइट करेंगे, लेकिन फाइट करने का तौर तरीका होता है, वो हमें फॉलो करना है। अच्छा, ही गाइडेड फार्मर पीसफुली, मतलब ये पीसफुल सत्याग्रह होगा। गवर्नमेंट हैड टू रिड्यूस टैक्स। उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम यूनाइट होकर लड़ेंगे तो सरकार को टैक्स कम करना पड़ेगा, टेंशन मत लो, बट यूनिटी रखनी पड़ेगी। पीपल प्राउडली गिव हिम द टाइटल सरदार। और इस इवेंट के बाद सरदार मतलब वल्लभ भाई जो थे, उनको एक टैग लाइन दिया गया, उनको एक टाइटल दिया गया, क्या? सरदार। नाउ एग्जामिनेशन टिप्स है या बच्चों के लिए। बारडोली सत्याग्रह मेड वल्लभ भाई फेमस एज अ सरदार पटेल, याद रखना ये, ओके। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज 1929। अब रिजोल्यूशन लेने की बारी आ चुकी थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज मतलब क्या? देश हमारा, लोग भी हमारी, सरकार भी हमारी, मतलब कोई भी बाहर का बंदा नहीं चाहिए। तो सी, ये कहां पे हुआ? लाहौर में, ओके। कौन प्रेसिडेंट था? जवाहरलाल नेहरू। नाउ यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने मिलकर फुल इंडिपेंडेंस की बात कर दी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण स्वराज। नाउ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की बारी आ रही थी, ध्यान से समझो। इन 1929 कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 को डिक्लेयर कर दिया कि हमें तो अब पूर्ण स्वराज ही चाहिए। ये कौन सी डेट थी वो याद रखना, 26 जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था एज अ पूर्ण स्वराज डे। शायद आप बच्चों को नहीं पता होगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। बिफोर 15 अगस्त 1947 हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते थे ऑन 26 जनवरी 1930। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ओके। एंड लेटर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आप अच्छे क्वेश्चन करोगे, सर हम तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ये बात भी सही है। तो बात समझ में नहीं आ रही है, काफी कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज क्लियर करो सर। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई एम हियर, डोंट बॉदर। अब समझो मैंने क्या कहा। बिफोर 1947, जब तक देश को आजादी नहीं मिली थी तब तक, उससे पहले 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करते थे एज अ इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये वो डेट था, ये वो दिन था जब हमने प्रण लिया, क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ओके। लेकिन फाइनली हमें आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। उस दिन से हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग। तो फिर 26 जनवरी का क्या मामला है सर?
26 जनवरी हम रिपब्लिक डे बेटा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये वो दिन था जब हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे का मतलब ही होता है देश भी मेरा, लोग भी मेरे, सरकार भी मेरी और सबसे बड़ी बात संविधान भी मेरा। अब समझ में बात आई? ओके, नाउ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो सी, ब्रेव रिवॉल्यूशनरी वांटेड टू अवेकन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बड़े बड़े लीडर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधी चुनौती दे रहे थे कि हम आपसे डरते बढ़ते हैं नहीं। तो देखो क्या लिखा है, कौन से लीडर्स थे? ऑफ कोर्स आपके फेवरेट ही होंगे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये लोग एंटर कर रहे थे और वहां पर क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे मीटिंग चल रही थी, ये लोग फर्स्ट फ्लोर पर गए और ऊपर से उन्होंने बॉम्ब फेंका। चाहते तो किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर पे बॉम्ब फेंक सकते थे, लेकिन मकसद किसी को मारना नहीं था, सिर्फ डराना था। उन्होंने जानबूझकर बॉम्ब कहाँ पे फेंका? सेंटर में। और उसके बाद ऊपर से उन्होंने लिफलेट फेंके, पैम्पलेट्स फेंके और उस वक्त वो लोग नारेबाजी कर रहे थे, इनकिलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो देखो यहाँ पे लिखा है, दे थ्रू बॉम्ब नॉट टू किल एनीवन। बॉम्ब फेंका लेकिन इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था। तो फिर किस चीज का मकसद था? क्यों बॉम्ब फेंका सर? तो टू मेक द डेफ हियर। अरे आप बहरे हो, नीचे बैठे हो, आप अंधे हो, आपको दिखता नहीं है कि हम आपसे डरते नहीं है, तो फिर देश छोड़ के निकल जाओ। तो सही में हम अपने आप पे आ गए ना तो आप लोग की हालत बिगड़ देंगे। तो मकसद सिर्फ उनको अवेयर करना था, उनको समझाना था कि भाई सीधी तरह से समझाते हैं, निकल जाओ। ओके, नाउ दे बट अल्टीमेटली दे वर अरेस्टेड और सैक्रिफाइस। अब ये बड़ी दुख की बात थी कि भगत सिंह was sentenced to death and Jatindranath Das, that is Jatin Das, died after 64 days of hunger strike in the jail. Actually भगत सिंह को तो फांसी दे दी गई थी, पूरे देश को पता है। और जो जतिन दास थे वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, मतलब उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। 64 डेज तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था। सोचो कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा सेक्रीफाइस। एंड लास्टली 64 डेज के बाद उनकी भी डेथ हो गई। नाउ इम्पॉर्टेंट, दिस सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ इंडियंस। लेकिन ये वो महान लीडर थे बेटा जिनकी डेथ भी खाली नहीं जाती, फोकट में नहीं जाती। उनकी डेथ हुई लेकिन मिलियंस ऑफ इंडियंस को वो इंस्पायर करके गए कि जंग अभी तक रुकी नहीं है, जंग चालू रहनी चाहिए, भले हम रहे या ना रहे, मूवमेंट तो चालू रहेगा। देशभक्ति की मिसाल इन्होंने गाड़ दी। तो देखो क्या लिखा है, दांडी मार्च, साल सत्याग्रह 1930। कौन लीडर थे? गांधी जी। क्यों स्टार्ट किया? तो ब्रिटिशर्स ने उस वक्त सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली कर डाली थी। मोनोपोली का मतलब क्या? नमक वहीं बनाएंगे, नमक वहीं बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ खरीद सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी चलता है। देश मेरा, इंडियन ओशन नाम जुड़ा है हमारे देश का, अरेबियन सी, राइट, ये सारे इंडिया से जुड़े हुए कोस्टल एरिया है हमारा। तो फिर हमें क्यों इसके ऊपर टैक्स पे करने का, और हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? इसी चीज को लेके आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो सी, दे टैक्स इवन दिस बेसिक नेसेसिटी। अरे यार नमक बेसिक चीज है, बिना नमक के कोई आदमी खाना कैसे खा सकता है? सोचो ना, आप फॉर एग्जाम्पल पनीर टिक्का खाने गए या पनीर भुर्जी खाने गए, टेस्ट बहुत था, सब कुछ सही था, लेकिन नमक ही नहीं था, तो बिना नमक वाला खाना आप खाओगे? आंसर इज नो। एग्जैक्टली। तो सी, दे टैक्स इवन दिस बेसिक नेसेसिटीज, मतलब नमक पे भी ये लोग तो टैक्स वसूलने लगे थे। तो गांधी जी ने कहा टैक्स ऑन सॉल्ट इज अनजस्ट। अरे यार ये बेसिक चीज है, इस पे क्यों टैक्स लेते हो? कम से कम कुछ चीजों को छोड़ दो। नहीं, ब्रिटिशर्स ने मना किया, हम तो टैक्स लेंगे। तो सी, जर्नी डिटेल। एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम। अब आप पूछोगे सर ये साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अरे यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है यार, अहमदाबाद। हाँ, अच्छा, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया? 370। कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930। खत्म कब हुआ सर? 5 अप्रैल 1930। ओके, ऑन 6 अप्रैल गांधी जी फाइनली ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट डांडी। वो डांडी गए थे अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 AM। उन्होंने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और छोड़ दिया, और उस वक्त उन्होंने कहा मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। ओके, he picked up the salt from the seashore. Now comes the civil disobedience movement. अच्छा,
तो सी वाई डांडी मार्च इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये है कि सर डांडी मार्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा ये सबसे बेसिक लड़ाई थी, ये नमक के लिए लड़ाई थी, और नमक देश का हर एक बंदा खाता है। ओके, तो सी वाई डांडी मार्च इंपॉर्टेंट, तो इससे यूनिटी हुई, लोग यूनाइट हो गए। अच्छा, सेकेंड, स्प्रेड मूवमेंट नेशन वाइड। गांधी जी जिन जिन विलेज में जाते थे ना, उन सारे विलेजेस में शाम को वो मीटिंग्स करते थे और लोगों को अवेयर करते थे कि आखिर हमें आंदोलन कर क्यों रहे हैं। मतलब ये एक अवेयरनेस कैंपेन बन चुका था। चैलेंज ब्रिटिश लॉ पीसफुली, ये एक सिंपल तरीका था जिसकी मदद से हमने ब्रिटिशर्स के लॉ को शांति से चैलेंज किया और ब्रिटिशर्स हार भी गए इस चैलेंज में। शोन पावर ऑफ नॉन वायलेंस, ये वो मूवमेंट है जिसने दिखा दिया कि नॉन वायलेंस में भी ताकत है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इजी मेमोरी ट्रिक आपको दी गई है, कैसे इसको बाय हार्ट करोगे। तो इट इज BPRD, B फॉर बारडोली, P फॉर पूर्ण स्वराज, R फॉर रिवॉल्यूशनरी एंड D फॉर डांडी मार्च। अब अगेन ये एक रिवीजन टेबल है, अगर आप ये टेबल भी बाय हार्ट कर सकते हो और हल्का फुल्का अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन पावर है ना बच्चा, तो आप खुद पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो देखो, बारडोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1928। कौन लीडर थे? सरदार पटेल। क्या रिजल्ट था? टैक्स रिड्यूस, मतलब जो गलत टैक्स लिया जा रहा था उसको कम करो, उसी चीज को लेकर तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, देन कम्स पूर्ण स्वराज। कब शुरुआत हुई? 1929। कौन लीडर थे? जवाहरलाल नेहरू। किस चीज के लिए स्टार्ट किया था? फुल इंडिपेंडेंस गोल, पूर्ण स्वराज। देन कम्स असेंबली बॉम्ब केस। हाँ, बॉम्ब आया मतलब भगत सिंह याद आ गए होंगे। कौन से साल में हुआ? 1929। कौन लीडर थे? ऑफ कोर्स सर, भगत सिंह, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। नेशन वाइड अवेकिंग, लोगों को अवेयर करना था। एंड डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 1930। कौन लीडर थे? अरे अभी तो पढ़ा सर, गांधी जी। एग्जैक्टली, किस चीज के लिए था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। तो सिविल डिसओबीडियंस टू क्विट इंडिया, फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये वो मूवमेंट है जिसमें हम फाइनली अब ब्रिटिशर्स को आर या पार की लड़ाई देने जाने वाले हैं। अब धरासना सत्याग्रह शुरुआत कब हुई? 1930। आफ्टर डांडी मार्च गांधी जी ने प्लांटेड टू प्रोटेस्ट एट धरासना सॉल्ट वर्कर। तो सी क्या था इसमें? लीडर अगेन गांधी जी थे, उनको अरेस्ट किया गया था 5 मई 1930 और उनको जेल में बंद किया गया था। कौन सी जेल में? यारवाड़ा जेल। आफ्टर हिज अरेस्ट अब्बास तैयब जी, तो उनको भी अरेस्ट किया गया और ये मूवमेंट आगे कंटिन्यू किसने किया? तो सरोजिनी नायडू। शी वाज अ लेडी लीडर बट वेरी ब्रेव लीडर। अच्छा, सॉल्ट सत्याग्रह ऑल्सो स्प्रेड, तो धीरे धीरे करके नमक का जो सत्याग्रह था ना, वो एक के बाद एक कई सारी जगह पे स्प्रेड होता था। तो आप नेम देख सकते हो, विरमगाम, धोलेवेरा, सूरत एंड वडाला। What happened during civil disobedience movement सर, वो तो समझाओ। अरे ऑफ कोर्स, सिविल डिसओबीडियंस में सबसे पहले हमने फॉरेन कपड़े को बॉयकॉट किया। देन हमने मना कर दिया, खाली फोकट का टैक्स हम नहीं पे करेंगे, जो कानूनन है वो हम पे करेंगे, लेकिन आप तो हर बार 5-5% बढ़ाते हो, तो कैसे हम पे करें? पिक्टिंग लिकर शॉप, मतलब अंग्रेजी शराब बेचनी नहीं है। ओके, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो हमें ह्यूमंस की तरह ट्रीट करें। ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, फार्मर एंड ट्राइबल, एक के बाद एक हर कोई इस मूवमेंट में जुड़ रहा था, ये एकता की निशानी थी। इन नॉर्थ वेस्ट रीजन मूवमेंट लीड बाय खान अब्दुल गफर खान, जिनको लोग एक्चुअली कौन से नाम से जानते थे? फ्रंटर गांधी। ओके, थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, लेकिन ब्रिटिशर्स भी कम मत समझना, हम जितना एग्रेसिव मूवमेंट कर रहे थे ना बेटा, ब्रिटिशर्स भी उतने ही हार्ड हैंड इस्तेमाल करते थे। वो भी गोलियों की बरसात करते थे, वो भी लाठीचार्ज करते थे, वो हर कोई प्रयास करते थे कि कैसे ये मूवमेंट को रोका जाए, कैसे ये मूवमेंट को क्रश कर दिया जाए। नाउ कम्स द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब हुआ? 1932। ब्रिटिश ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग इन लंदन टू डिस्कस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लंदन में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। ये मीटिंग किस चीज के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में डिस्कशन करने के बारे में। नाउ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल गई ना। क्यों फेल गई? अरे कोई गया ही नहीं था, तो कहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी? गांधी आयरन पैक्ट 1931, ये याद रखना। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीमेंट बिटवीन, एक्चुअली गांधी आयरन पैक्ट क्या था? तो एक एग्रीमेंट था, ये एक समझौता था, दो लीडर्स के बीच में किया गया था। सर कौन लीडर थे? गांधी जी एंड लॉर्ड आयरन। तो वो जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ना, उसी को हिस्ट्री में क्या नाम दे दिया गया है? गांधी आयरन पैक्ट। ओके, नाउ फ्रीडम टू मेक सॉल्ट, क्या क्या उसमें मुद्दे छिड़े गए थे? भाई नमक पे, सॉल्ट पे आप टैक्स नहीं लोगे। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी पॉलिटिकल लीडर जेल में बंद है उन सबको रिहा कर दो।
पीसफुल पिकेटिंग अलाउड, मतलब हम शांति से आंदोलन वगैरह तो करेंगे। आफ्टर दिस गांधी जी अटेन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल गया। क्यों फेल गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर वहां पे कम्युनल मुद्दा छेड़ दिया, मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ दिया, और गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, तो बीच में वो खड़े हो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वापस कहां पर आ गए? इंडिया। नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब क्या? इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल वन, मतलब आज हमारे देश में करीबन करीबन 145 करोड़ इंडियंस है। अगर हम सब इंडिविजुअल सत्याग्रह में जुड़ जाए तो कितने लोग जुड़ जाएंगे? 145 करोड़ इंडियन, मतलब हर एक बंदा ये जंग में जुड़ेगा, हर एक इंडियन इस जंग में जुड़ जाएगा। इंडिविजुअल मतलब सिंगल हैंडेड हम फाइट करेंगे, सारे लोग यूनाइट होकर फाइट करेंगे। तो सी, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर कांग्रेस स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। सबसे पहले जो सत्याग्रही थे ना, उनका नाम याद रखना, उनका नाम था विनोबा भावे। यहाँ पे नाम लिखा है। सी, क्या मकसद था, टारगेट क्या था, क्यों ये किया गया? पीसफुल प्रोटेस्ट विदाउट डिस्टर्बिंग वॉर एफर्ट्स। सी बेटा, आज भी वॉर तो चल ही रहा है, आपको पता ही है, दुनिया भर के अंदर कई सारे कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, राइट? तो जब वर्ल्ड वॉर या वॉर जैसे सिचुएशन आते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कहा कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह के तौर पे आगे मूव ऑन करेंगे। नाउ कम्स द क्रिप्स मिशन 1942। ब्रिटिशर्स ने इस मिशन को काफी टेक्निकली भेजा था, और स्टैंड फॉर क्रिप्स ये मेन था मकसद इनका। एक्चुअली इट फेल्ड बिकॉज इट डिड नॉट प्रॉमिस फुलफिल इंडिपेंडेंस। और ये क्रिप्स मिशन क्या था? ब्रिटिशर्स हर बार है ना अपने ऑफिसर्स भेजते थे, ये आते थे, हमें उल्लू बना देते, बेवकूफ बना देते, लॉलीपॉप खिला के चले जाते थे। अरे यार, एक बार बेवकूफ बनेगा, दो बार, हर बार थोड़ी हम बेवकूफ बनेंगे? आंसर इज नो। तो अब लोगों को पता लग चुका था कि ये ब्रिटिशर्स सेम गेम खेलने जा रहे हैं, मतलब पहले से ही सबने इसका अपोज करना स्टार्ट किया। दैट इज द रीजन जब इस बार ये लोग आए ना, तो इनका मिशन सक्सेसफुल नहीं गया, वो फेल गया। इट फेल्ड बिकॉज इट डिड नॉट प्रॉमिस फुलफिल। ये हर बार हमें प्रॉमिस करते थे, हाँ आजादी देंगे, इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन कभी देते नहीं थे। इंडियंस वर डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री, और इसी चीज को लेकर जो इंडियंस थे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, काफी नाराज हो गए। नाउ कम्स द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942। कहां पे स्टार्ट हुआ? मुंबई में। किस मकसद के साथ ये हुआ था? तो अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन वाज पास, और इस बार गांधी जी ने क्लियर कट मैसेज था कि हमें कुछ भी करना है, लेकिन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर तो निकालना है। तो क्विट इंडिया, लीडर महात्मा गांधी, फेमस स्लोगन दिया, डू और डाई, या तो करो या मरो। एक चीज याद रखना, हम मरने के लिए तो पैदा नहीं हुए, ये तो डैम श्योर है, तो हमें कुछ करके दिखाना है। और हमारा मकसद क्लियर था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से तो बाहर निकाल सकेंगे। तो सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ऑन 9 अगस्त 1942। सो तो ब्रिटिशर्स डर गए थे। अभी तो 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास होता है, 9 अगस्त को सारे बड़े लीडर्स जेल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, गांधी जी, वल्लभ भाई, इन सबको अरेस्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एक के बाद एक सारे लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे। बात समझ रहे हो? मतलब ब्रिटिशर्स डरे हुए थे, बट पीपल कंटिन्यूड फाइटिंग। ब्रिटिशर्स की यही सबसे बड़ी गलती थी। अब आप पूछोगे सर कैसे गलती की? सारे लीडर्स तो जेल में चले गए थे, तो मूवमेंट आगे कौन लेके जाएगा? समझा, समझो एग्जाम्पल से। एग्जाम के अंदर मत लिखना, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटा। लेट्स एज्यूम एक दिन आप सारे बच्चे स्कूल में गए, स्कूल में जाके पता चला कि आज प्रिंसिपल टीचर एब्सेंट है, फिर पता चला टीचर भी एब्सेंट है, फिर पता चला क्लास टीचर भी एब्सेंट है, और लास्ट में एक बच्चा ऐसा न्यूज़ लेकर आ गया कि आपको सारे टीचर्स एब्सेंट है, स्कूल में कोई है ही नहीं। मन में लड्डू फूटा, और उसमें एक शैतानी बच्चा ये पता लगा के आ गया कि सारे सीसीटीवी कैमरा भी बंद है। હવે તમને લાગે છે કે તમે શાંતિથી, ડિસિપ્લિનથી ક્લાસની અંદર પિન ડ્રોપ સાયલન્સથી બેસશો? આન્સર ઇઝ નો। પછી વાઘનો બી અવાજ આવે, સિંહનો અવાજ બી આવે, અને બકરીનો અવાજ બી આવતો હશે। इन शॉर्ट, अब लोगों को रोकना नामुमकिन था। अब तक लोग रुके हुए थे, क्यों? क्योंकि गांधी जी, वल्लभ भाई, नेहरू जैसे लीडर थे जिनकी एक इशारों पे काम होता था। गांधी जी ने मना किया, मतलब कंप्लीट नॉन वायलेंस, लेकिन अब इनको रोकने वाला कोई था नहीं। तो देखो क्या हुआ, बट पीपल कंटिन्यूड फाइटिंग। जगह जगह पे लोगों ने मिलकर क्या कर दिए? स्ट्राइक्स,
रेलवे एंड कम्युनिकेशन डैमेज, लोगों ने रेलवे ट्रैक की पटरी उखाड़ के फेंक दी ताकि ब्रिटिशर्स उनके सोल्जर्स को इधर उधर भेज ना सके। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल कर दिए, वायर्स काट दिए गए थे। पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म इन सम एरिया, कुछ जगह पे तो पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी